नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के। अभी मैं आपके सामने 9th क्लास हिंदी कृतिका भाग 1 पुस्तक लेकर हाजिर हूँ। इस क्लास के अंदर हम कृतिका भाग 1 में कितने लेसन है, वैसे तो 9th क्लास का हिंदी का सिलेबस की हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको 9th क्लास की जो हिंदी का कृतिका का जो सिलेबस है वो और इसका जो पहला लेसन है वो हम आज इस क्लास में करेंगे। तो कृतिका भाग 1 टोटल आपके 15 नंबर के आते हैं, यानी एग्जाम में टोटल 80 नंबर का जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर 15 नंबर का जो कृतिका है उसका पार्ट होता है। इसमें पेपर में आपके जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के अभ्यास के। ना इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले, ना गद्यांश आता, ना कवि या लेखक परिचय आता, केवल और केवल पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्न हैं, वही इस पुस्तक से आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। इसका पहला लेसन है इस जल परले में, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। तो बाकी आप देख सकते हो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लेसन है इसके अंदर। तो आज हम पहला लेसन करेंगे इस जल परले में, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। तो ये है फणीश्वरनाथ जो रेणु हैं, लेखक आप देख सकते हो इनका चित्र, फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था और निधन 11 अप्रैल 1977 में। आइए देखते हैं इन्होंने अपनी जो रचना है इस जल परले में, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित, ये क्या है और कैसे इसमें इन्होंने अपनी घटना के माध्यम से, एक रिपोर्ट के माध्यम से हम तक ये रचना पहुंचाई है और इस रचना के माध्यम से हमें क्या बताया है। इस जल परले में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मर्म स्पर्शी रिपोर्तार्च एक विधा होती है, जैसे उपन्यास कहानी वैसे होते हैं, काफ़ी बार इसका जिक्र हो गया, जिसमें उन्होंने सन 1975 में हुई पटना में आई प्रलयकारी बाढ़ का स्वयं अनुभव किया हुआ है और उसका हाल हमें बताया है। यानी 1975 के अंदर पटना में जो बाढ़ आई थी, प्रलयकारी का मतलब उन्होंने विनाश कर दिया था उस बाढ़ ने। इतनी भयानक बाढ़ आई थी पटना के अंदर, बिहार के अंदर। वैसे बिहार के अंदर काफ़ी सारी बाढ़ आती हैं, तो कोसी नदी है वो एक प्रकार से बिहार का उसको शोक भी कहते हैं। तो उस नदी के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती हैं और बिहार के अंदर जो काफ़ी सारी नदियाँ हैं वो बहती है, उनका जल भराव है वर्षा ऋतु के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण लगभग वहाँ नदियाँ टूट के जो बांध है वो टूट जाती हैं, नदियाँ टूट जाती हैं, तो वहाँ काफ़ी जल की वजह से काफ़ी विनाश होता है। तो इसीलिए इस लेसन का नाम भी इस जल परले में रखा गया है। तो लेखक का गांव एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ की मिसाल और प्रति जमीन पर सावन भादो के महीने में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव और पशुओं का समूह शरण लेता था। उन्हें देखने से ही उनके क्षेत्र में आई बाढ़ के भयंकर रूप का अनुमान हो जाता है। यानी वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के लोगों का जो रहने का तरीका है, वहाँ ये सब सारे दृश्य एक प्रकार से हम देखने तो अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे लोगों का जीवन कैसा होगा और बाढ़ के जो भयंकर जो परिणाम है वो कैसे होते होंगे। तो इस सब का दृश्य हम देख पाते हैं वहाँ, और देख करके अनुमान भी लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक तैरना नहीं जानता, परंतु 10 वर्ष की आयु से ही वह बॉय स्काउट, स्वयंसेवक आदि के रूप में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता रहता है। यानी स्वयंसेवक जो संघ है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो संघ बनाए गए हैं उनमें उन्होंने पार्ट किया हुआ है और वो लोगों की सहायता भी कर चुके हैं और करते भी रहते हैं। हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखे लेख पर उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। हाई स्कूल यानी 10वीं तक का स्कूल है, उसके अंदर जो कॉम्पिटिशन हुआ था बाढ़ के ऊपर, उन्होंने एक लेख रचना लिखी, लेख लिखा, उसके ऊपर उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला था। लेखक ने धर्म युग में कथा, दशक, जयगंगा, डायन कोसी, हड्डियों का प्रलय आदि अपनी रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीलाओं के वर्णन भी किए हैं। सन 1967 में जब पटना में 18 घंटे लगातार वर्षा हो रही, तो एक शहरी आदमी की हैसियत से लेखक ने भी इस बाढ़ की विभीषा को झेला है। यानी जो बाढ़ का जो भयानक परिणाम है उन्होंने खुद भी झेला हुआ। 1967 के अंदर पटना में 18 घंटे लगातार वर्षा, देखो 1-2 घंटे हमारी बारिश होती है तो भी हम कितना कुछ महसूस करते हैं, फील करते हैं, चलो और पानी ही पानी हो जाता है और काफ़ी समय के लिए हमारा जो काम काज है वो ठप हो जाता है और बहुत समय नुकसान भी कई बार हो जाता है इतनी वर्षा के बाद भी। लेकिन यहाँ तो 18 घंटा लगातार वर्षा हुई है, तो देखो कितना कुछ यहाँ अलग थलग हुआ होगा, कितना विनाश हुआ होगा। पटना का पश्चिमी क्षेत्र जब छाती भर पानी में डूब गया, यानी मनुष्य की छाती तक पानी जब वहाँ पे आ गया था, तो वह घर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी आदि समेट कर बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने लगा था। यानी सब कुछ वहाँ अस्त व्यस्त हो गया था और लोग वहाँ कि पानी कब कम हो, हम अपना काम करें, कुछ सामान हमें मिले, खाने पीने की व्यवस्था हम फिर से करें।
सुबह उसने सुना कि राजभवन मुख्यमंत्री राजभवन मुख्यमंत्री निवास भी बाढ़ का, वहाँ भी बाढ़ का पानी है वो घुस गया है। यानी कोई भी स्थान कहने का मतलब ऐसा नहीं था जहाँ पानी ना गया हो। दोपहर को पता चला कि गोलघर में भी पानी घुस आया। शाम 5 बजे लेखक अपने एक मित्र के साथ रिक्शा में बैठ काफ़ी हाउस तक बाढ़ के पानी की दशा देखने निकल पड़ा। यानी वहाँ के जो लोग हैं वो इस कोई भी दृश्य हो अगर है तो वहाँ देखने को जाते हैं। वैसे ही यहाँ जो अलग अलग दृश्य है, किस स्थान पे कितना पानी भरा हुआ है, बाढ़ के पानी का जो दृश्य है वो लोग देखने के लिए वहाँ चले भी जाते हैं। सबकी एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया। लोगों की बातचीत से लेखक को ज्ञात हुआ कि बाढ़ का पानी फ्रेजर रोड, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, विमेंस कॉलेज तक भी पहुँच गया है। कॉफ़ी हाउस बंद था। पानी तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वे रिक्शा मुड़वाकर अप्सरा सिनेमा हॉल में गांधी मैदान की ओर निकले तो गांधी मैदान भी पानी से भर चुका था। यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो सभी स्थानों को पार करते हुए देखते हैं कि आगे के जो स्थान हैं वहाँ के जो अनेक स्थान है, गांधी मैदान है, सिनेमा हॉल है, वुमेंस कॉलेज है, कदा सब जगह पानी भरा हुआ था। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच गया है। यानी वहाँ से भी खबर आती है कि आकाशवाणी के स्टूडियो है उसकी सीढ़ियाँ भी पानी में डूब गई है, वो सीढ़ियों तक पानी पहुँच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकान पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उसके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। यानी सब लोगों के मन में एक तरह से उसको देख करके उत्सुकता पैदा हुई थी कि हाँ देखो पानी भर गया। लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे, मजाक कर रहे दूसरे से, लेकिन लेखक थोड़ा उदास था। क्यों? कारण क्या था? कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्वोत्तर पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। यानी पहले की तरह ही वो काम चल रहा था। वहाँ पे लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ जाता है। वहाँ उसे जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई देती हैं। सबको सावधान रहने के लिए कहा जाता है। लेखक पत्नी से गैस की स्थिति पूछता है तो वह बताती है कि फिलहाल बहुत है, रात गहरा रही है। ये धीरे धीरे रात जो बढ़ रही है, अंधेरा होने वाला है, अंधेरा हो गया है, परंतु बाढ़ के पानी के वहाँ तक आ जाने से भय से कोई सो नहीं पा रहा है। यानी हर तरफ लोगों को यही खबर मिलती है कि पानी अब वहाँ आ गया है, अब वहाँ पानी पहुँच गया है। यानी हर पल लोगों को खबर मिलती है, तो लोग सो नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कब उनके आसपास तक बाढ़ का पानी आ जाए या उनके घर तक भी पानी आ जाए, इस भय से लोग सो नहीं पा रहे हैं। लेखक को सन 47 में मनिहारी के क्षेत्र में गुरुजी के साथ गंगा की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव पर जाने की याद आती है। चारों ओर पानी ही पानी था। एक जीप जैसे स्थान पर वह टांगे सीधी करना चाहते हैं। एक द्वीप जैसे स्थान पर, द्वीप का मतलब थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठा हुआ भाग जो खाली है, जहाँ पे भूमि है उसके चारों ओर पानी है, ऐसा कोई स्थान है, वहाँ पे वो अपनी टांगें सीधी करना चाहता है। तो गुरुजी उसे सावधान कर देते हैं। पता नहीं वह पहले से ही मौजूद लोग कुछ मांगने बैठे। इसके बाद लेखक को सन 1949 ईस्वी में महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाने के बाढ़ से घिरे उस गांव की याद आ जाती है। इसकी सहायता के लिए नौका पर डॉक्टर भी थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। वहाँ एक बीमार नौजवान अपने साथ अपना कुत्ता भी ले जाना चाहता था। कुत्ता ही नहीं गया तो वह भी नहीं गया। यानी बाढ़ के स्थान पे जो अपना बीमार नौजवान है अपने साथ अपना जो पालतू कुत्ता है उसको लेके जाना चाहता है। जब कुत्ता वहाँ पे नहीं गया तो वह भी वहाँ नहीं जाता है। इस प्रकार से परमान नदी की बाढ़ में डूबे मुशहरे की बस्ती में जब वे राहत सामग्री बांटने गए तो वहाँ के लोग भूखे प्यासे होते हुए यहाँ संस्कर बलवाही नृत्य देख रहे थे। यानी लोगों में एक प्रकार से इतना कुछ होने के बाद भी उत्साह था, जोश था, या यूँ कहिए कि अपना उत्साह बढ़ाने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए वो ये सब कर रहे थे। इन लोगों में अभी भी हंसी के भाव बचे हुए थे। इसी संदर्भ में उसे सन 1937 ईस्वी की सिमर बनी शंकरपुर की बाढ़ की याद आ जाती है, जहाँ गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर काम चला रहे थे। यानी नाव वहाँ पे थी नहीं, तो केले का जो पौधा है उसके ऊपर चढ़ करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे, यानी एज ए नाव उसको प्रयोग कर रहे थे। तथा जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार कर रहे थे। गांव के नौजवानों ने उससे नाव छीन ली। यानी वो कुछ करने के लिए उससे नाव छीन लेते हैं।
सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकल पड़ते हैं। उनके रजिस्ट्रार पर हवा में उड़ता जाए गाना, यानी गाना है हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनके नाव गोलंबर पहुंची, ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया तो वह दुमदुमाकर हवा हो गए। रात के 2:30 बज गए थे पर पानी अभी तक वहां नहीं आया था। उसे लगता कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो, यानी जो किनारा है एक प्रकार से, वो कहता है शायद ठीक कर दिया हो, उसको बांध दिया हो। चारों ब्लॉकों के लिए लोग सोए नहीं थे क्योंकि फ्लैटों की रोशनी जल बुझ रही थी। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, फ्लैट वगैरह थे, उनके अंदर जो लाइटें थी, रोशनी है, वो कभी जल रही थी कभी बुझ रही, यानी लोग अब तक सोए नहीं। आवागमन पहल कमरे के अंदर अब भी थी लोगों के। कुत्ते रह कर भौंक रहे थे, यानी वो कुछ देर के बाद आवाज़ें निकाल रहे थे। लेखक को अपने उन मित्रों संबंधियों की याद आ जाते हैं जो पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड आदि क्षेत्रों में जल से घिरे हुए रह रहे थे। वह उन्हें टेलीफोन पर संपर्क करना चाहते थे पर टेलीफोन डेड था। बिस्तर पर करवटें लेते हुए लेखक कुछ लिखने की सोचता तो उसे पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाने के चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी उस गाय की याद आ जाती है जो आजकल में ही बच्चा जनने वाली थी। यानी वो उनके पेट में बच्चा था, यानी वो बच्चे को जन्म देने वाली थी गाय, और उस गाय में जो लगभग पेट तक, यानी काफ़ी उसकी ऊंचाई तक पानी वो आ गया था तथा उसकी ओर निरी दृष्टि से देख रहा था। बिल्कुल एक टक लगातार उसी को दृष्टि, यानी उसको नज़र लगा करके वो लगातार उसको देखे जा रहा था। वह आंखें बंद कर उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखता तो कभी काले हो जाते उसे झकझोर कर जगा दिया जाता। सुबह के 5:30 बज रहे थे। वह उठकर देखता कि पश्चिम की ओर से थाने के सामने सड़क पर झाग फैन लिए बहुत हुए बाढ़ का पानी आ रहा है। इसका मतलब, झाग फैन का मतलब है कि काफ़ी तेज़ गति से पानी उसकी ओर आ रहा है, तो पानी के जो झाग है वो बन रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बच्चों का शोर भी सुनाई दे रहा है। यह शोर बच्चों का न होकर मोड़ पर पानी के उछलने की आवाज़ थी। पहले तो लेखक को लगा कि बच्चे शोर कर रहे हैं, लेकिन पहले बाद में अनुमान लगाया, पानी को इतना पास आते हुए देखा तो लगता है कि पानी के उछलने की आवाज़ है। पानी गति से उछल कर आगे बढ़ रहा है, तो पानी की आवाज़ वो थी। पानी का पहला रेला ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे आया, फिर ब्लॉक नंबर 4 के पीछे सेठ की दुकान के बाईं तरफ लहरें पहुंच गई। एकदम से चारों ओर पानी पहुंच जाता है। लेखक दौड़कर छत पर चला जाता है। चारों ओर शोर और पानी की कलकल आवाज़ थी। सामने का फुटपाथ पार कर पानी अब तेजी से लेखक के प्लेट के पीछे बहने लगा। गोलंबर के पार्क के चारों ओर पानी है। पानी बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। लेखक के घर के सामने की दीवार की ईंटें शीघ्रता से डूबती जा रही थी। कहने का मतलब पानी है वो अति शीघ्र, बहुत ही तेज गति से ऊपर चढ़ रहा था। इतना पानी का जो बहाव तेज भी था और पानी ज़्यादा भी था। बिजली के खंभे का काला हिस्सा और ताड़ के पेड़ का तना भी डूब रहा था। और जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है, बाढ़ तेज गति से बढ़ती है, तो जो पानी है वो काफ़ी ऊंचाई पर घरों में पहुंच जाता है। वो कभी खंभे के माध्यम से अनुमान लगाते हैं, कभी घर की दीवार के माध्यम से अनुमान लगाते हैं कि पानी कितना ऊंचा है, कितना इसका जो खड़ा बहाव है वो है। लेखक सोचता है कि यदि उसके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्ड होता तो वह सारा दृश्य फिल्मा लेता, यानी उसको कैमरे में कैद कर लेता, उसकी वीडियो बना लेता। मैं बाढ़ तो बचपन से देख रहा था, परंतु पानी का इस तरह आना उसे कभी नहीं देखा। यानी वहाँ के जो लोग हैं या ऐसे जो लेखक है जगह जगह घूमते रहते हैं, वो लेखक कहता है कि मैंने इस तरह की बाढ़ तो पहले भी देखे हैं, सुना भी है, लेकिन एकदम से इतना लाइव टेलीकास्ट पानी का, या मैंने खुद अपनी आंखों के सामने इतना ऊंचा तेज गति से पानी बहता हुआ या मुझे करीब से देखने का मौका पहली बार मिला था। धीरे धीरे गोल पार्क पानी में डूब गया। अब उसके चारों ओर पानी ही पानी था। वह बार बार यही सोचता कि काश उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्ड होता, कलम होती, पर उसकी तो कलम भी चोरी हो गई थी। वह सोचता था कि अच्छा है कि आज उसके पास कुछ भी नहीं है। लेखक ने ऐसा क्यों सोचा कि शायद पानी में वो सारा कुछ बह जाता या खराब हो जाता। तो ये था एक रिपोर्ट कह सकते हो, रिपोर्टार्स कह सकते हो, फणीश्वरनाथ रेणु। ये आंचलिक उपन्यासकार है, ग्रामीण अंचल के ऊपर उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। तो इस जल प्रलय में बाढ़ पर आधारित ये रचना है, किस तरीके से
बिहार क्षेत्र के अंदर, बिहार के जो पटना क्षेत्र है उसके अंदर बाढ़ के कारण कितनी भयानक परिणाम लोगों को झेलने पड़ते हैं, कितना नुकसान वहाँ पे होता है, और किस प्रकार जो बाढ़ का पानी है वो घरों तक पहुँच जाता है, और लेखक को और उसके साथ के मित्रों को, वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को किस प्रकार भय का जो माहौल है वहाँ पे बना हुआ, ये सारा का सारा दृश्य लेखक इस वीडियो के माध्यम से हमें क्लास के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से हमें बताना चाहता है। 9th क्लास हिंदी के एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस है वो आपको इसी चैनल पे हमें मिल जाएगा। हमारे चैनल का नाम टारगेट विद केके है। आप यूट्यूब में जाकर के टारगेट विद केके सर्च कर सकते हो, या इसी वीडियो को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हो, ताकि जब भी आपको नए नोटिफिकेशन या नई वीडियो मिले तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। 9th क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है आपको मिलेगा। इसके अलावा 10th क्लास हिंदी का भी कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा एनसीईआरटी का। +1 हिंदी का भी आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। +1 के हिंदी के विद्यार्थी अगर ये देख रहे हो, आपके बड़े भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमारा जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर 11th क्लास हिंदी की जो वीडियो है, क्लास है, वो मिल जाएगी आपको। 12th क्लास का भी यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा एनसीईआरटी हिंदी का। इसके अलावा हम कुछ एक टाइम बाद ज्योग्राफी का 6 to +2 क्लास के लिए ज्योग्राफी के लेसन हम धीरे धीरे करके डालेंगे। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, टारगेट विद केके क्लासेज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद केके। लॉट ऑफ थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नमस्कार।